गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों चलिए आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है भारत का महान्यायवादी। ठीक है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और पढ़ाई करेंगे। ठीक है, भारत का महान्यायवादी के पद का उल्लेख आर्टिकल 76 में है। आर्टिकल कितना में है? 76 में है। ये भारत सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ये भारत सरकार का क्या होता है? सर्वोच्च विधि अधिकारी। सर्वोच्च विधि अधिकारी कहने का मतलब हुआ कि देश का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सलाहकार। यह वह अधिकारी होता है जो सरकार के कानून रूप से हर बड़े मामले के सलाह देता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में सलाह की तरफ से ये बहस करता है। ठीक है, सरकार की तरफ से ये बहस करता है। ठीक है, उसके बाद है कि महान्यायवादी की नियुक्ति भारत का प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री करता है। भारत का प्रधानमंत्री करता है और इसके लिए वही योग्यता वंचित है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए, मतलब कहने का मतलब है कि अगर महान्यायवादी के लिए वही योग्यता होनी चाहिए जो कि सर्वोच्च न्याय के न्यायाधीश के होने के लिए। क्या आपको पता है कि सर्वोच्च न्याय के न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं? तो नहीं पता है तो चलिए, तो मैं महान्यायवादी के बारे में बता दूंगा तो आप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी समझ जाइएगा। ठीक है, महान्यायवादी इसके बारे में बात करते हैं हम। ठीक है, कि महान्यायवादी बनने के लिए वही योग्यता चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए चाहिए। ये बात तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, इसीलिए केवल वही व्यक्ति महान्यायवादी बन सकता है जो बहुत अनुभवी और योग्य वकील हो, जो बहुत अनुभवी और योग्य वकील हो। ठीक है, इसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी वही व्यक्ति बन सकता है जिसके पास क्या क्या होनी चाहिए? पहला चीज़ कि भारत का नागरिक होनी चाहिए। पहला चीज़ क्या हो रहा है? भारत की नागरिक होनी चाहिए। दूसरा चीज़ क्या है कि हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल का वकील रहा हो। हाई कोर्ट में क्या हो? हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल का वकील रहा हो। ठीक है, उसके बाद चाहे हाई कोर्ट में 5 साल का जज रहा हो, चाहे हाई कोर्ट में 5 साल का जज रहा हो, तो वह व्यक्ति महान्यायवादी बन सकता है। महान्यायवादी। ठीक है, अब चलिए बात ये कहते हैं, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सामान्यतः इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सामान्यतः इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु संविधान में इसके किसी कार्यकाल का उल्लेख नहीं है। किंतु संविधान में इसके किसी भी कार्यकाल का उल्लेख नहीं है, मतलब फिक्स नहीं किया गया है कि 5 वर्ष का होगा। ठीक है, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रशांत पर्यंत अपने पद पर बना रहता है और इसे किसी भी समय कार्यपालिका आदेश देकर हटा सकती है। ठीक है, तो पहले ये चीज़ समझ लेंगे कि महान्याय राष्ट्रपति के प्रशांत पर्यंत का मतलब होता है जब तक राष्ट्रपति खुश हो तब तक। ठीक है, जब तक राष्ट्रपति खुश हो तब तक अपने पद पर बना रहता है और इसे किसी भी समय एक कार्यपालिका के आदेश के अनुसार कार्यपालिका के आदेश के अनुसार क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। ठीक है, हटाया जा सकता है। यहाँ से ये ले लिए, चलिए हटाया जा सकता है। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार को उन सभी कानूनी मामलों में सलाह देता है जो राष्ट्रपति के द्वारा उसे भेजे जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं कि भारत का महान्यायवादी भारत सरकार को उन सभी कानूनी मामलों में सलाह देता है जो राष्ट्रपति के द्वारा उसे भेजे जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति या सरकार को जब भी किसी मुद्दे पर कानून राय चाहिए तो वह मुद्दा महान्यायवादी को भेजते हैं। ठीक है, और महान्यायवादी उसके बारे में बताता है कि कानून क्या कहता है, क्या करना चाहिए और सरकार का कदम सही होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। ठीक है, वे भारत सरकार की ओर से उन सभी मामलों में पेश होता है जो सर्वोच्च न्यायालय में या किसी भी न्यायालय में चल रहे हों। ठीक है, और उसमें भारत सरकार एक पक्ष है। भारत सरकार एक पक्ष है। इसका मतलब हुआ कि जब भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी भी कोर्ट में ऐसा मामला चल रहा हो जिसमें भारत सरकार एक पक्ष यानी कि भारत सरकार एक पार्टी हो, यानी कि भारत सरकार उसमें शामिल हो, यानी भारत सरकार के खिलाफ चल रहा हो, तो उस मामले में भारत सरकार की तरफ से पेश होने वाला जो मुख्य वकील होगा वो कौन सा होगा? वो महान्यायवादी होता है। वो कौन सा होगा? महान्यायवादी होता है। ठीक है,
उसे एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, उसे एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि महान्यायवादी जो है कैबिनेट मंत्री नहीं होता है, लेकिन सरकार उसे वैसा ही दर्जा और सुविधाएं देती है जैसा एक कैबिनेट मंत्री को मिलती है, जैसे कि गाड़ी, सुरक्षा, वेतन, सम्मान आदि। ठीक है, वे संसद के दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है। वह संसद की क्या कहता है, दोनों सदनों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, संसदीय समितियों का सदस्य हो सकता है, किंतु उसे मतदान करने का अधिकार नहीं है, ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि संसद में कई कमेटियां होती हैं। ठीक है, कानून कमेटी, वित्त कमेटी, उन सब की वो कमेटी का सदस्य भी बन सकता है, कमेटियों का सदस्य भी बन सकता है। ठीक है, लेकिन उसे क्या है, मतदान करने का अधिकार नहीं है। तो चलिए हम इसको आसान भाषा में और बताते हैं। ठीक है, कि महान्यायवादी को कैबिनेट मंत्री जैसी सुविधाएं मिलती है, ये तो बात आप जानते हैं। ठीक है, वह संसद में जाकर बैठ सकता है, बोल सकता है और समितियों में हिस्सा ले सकता है, लेकिन वह संसद तो नहीं है ना, इसीलिए वे वोट नहीं कर सकता। इसीलिए क्या कर सकता है, वो वोट नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद देखिए, वे अपनी निजी प्रैक्टिस जारी रख सकता है, अगर वो चाहे तो, मतलब निजी मतलब अपना खुद का प्रैक्टिस यानी प्राइवेट कोई केस अपना कर सकता है। ठीक है, लड़ सकता है। वे अपनी निजी प्रैक्टिस जारी रख सकता है। ठीक है, किंतु ऐसा किसी भी मामले में वो निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकता जो क्या हो, सरकार के विरुद्ध हो, अर्थात वे केंद्र सरकार के विरुद्ध किसी भी मामले में दूसरे पक्ष की पैरवी किसी भी मामले में नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि महान्यायवादी प्राइवेट केस लड़ सकता है। ठीक है, आप समझ गए, लेकिन सरकार के खिलाफ किसी भी केस में कभी भी वकालत नहीं कर सकता। सरकार के खिलाफ किसी भी केस में वो वकालत नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब वो सरकार के तरफ से ही केस लड़ सकता है। ठीक है, लेकिन सरकार के खिलाफ किसी दूसरे पक्ष में वकील नहीं बन सकता है। सरकार के खिलाफ किसी दूसरे पक्ष में क्या कर सकता है, वकील नहीं बन सकता है। ठीक है, भारत का अब देखिए कैग के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, बात किसके करते हैं हम, कैग के बारे में। ठीक है, कि भारत का नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, जिसको हम क्या कहते हैं, कैग, यानी कि कैग का मतलब होता है CAG, कैग। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 148 से 151 भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक से संबंधित है, यानी कि कैग से संबंधित है। ठीक है, कैग को हम कहते हैं भारत का नियंत्रण और महालेखा परीक्षक। ठीक है, कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है। कैग की नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। और सामान्यतः यह भारतीय सिविल सेवा का एक वरिष्ठ अधिकारी होता है। कैग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक होता है। ठीक है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक होती है। ठीक है, अर्थात इसमें से जो पहले पूरा हो जाए उतना होता है। कहने का मतलब हुआ है, पहले हम इसका कार्यकाल समझा देते हैं आपको। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक होती है, मतलब कि अगर कोई, देखिए सबसे आसान भाषा में मैं आपको इसको बताता हूँ। ठीक है, कि ये जो होता है ना, भारत के संविधान में 148 से 151, ठीक है, 148 से 151 नंबर तक के अनुच्छेद के बारे में बताता है कैग, इसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, कैग का
भारत का कैग राष्ट्रपति द्वारा चुना और नियुक्त किया जाता है, जो मैंने आपको बताया, ठीक है, नियुक्त किया जाता है, ठीक है। कैग आमतौर बहुत ऊंचे स्तर के अधिकारी, यानी कि बहुत ऊंचे स्तर का अधिकारी जो कि IAS IAS कैडेट के होते हैं, आम मतलब सरकार के सबसे अनुभवी और बड़े अधिकारी में से एक, ठीक है। कैग में 2 शर्तें को पहले पूरा कर लेते हैं, ठीक है, उसे नौकरी से ख़त्म कर देता। मतलब कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई इंसान, उसका जो नौकरी होता है ना वो 6 वर्ष का ही होता है, ठीक है, कैग का। अगर मान लीजिए कोई इंसान कैग बनता है तो 6 वर्ष तक वो नौकरी करता है, और 6 वर्ष तक नौकरी करने के बाद वो 65 वर्ष की हो जाता है तो वो रिटायर हो जाएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा? रिटायर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई इंसान जो है वो कैग का पद धारण करता है, लेकिन 2 वर्ष में ही उसे 65 वर्ष हो जाती है, तो वो 2 वर्ष में ही रिटायर हो जाएगा। कैग का मतलब ये हुआ, ठीक है। ये आपको समझ में आई कि नहीं आई? पहले ये हमको क्लियर कीजिए कि समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। कैग को यदि उसके कार्यकाल के दौरान ही उसके पद से हटाना हो तो वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए बनाई गई है, ठीक है। कैग को यदि उसके कार्यकाल के दौरान ही उसके पद से हटाना हो तो वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए क्या है? अपनाई जाती है, ठीक है, अपनाई जाती है। उसके कार्यकाल के दौरान यदि वह इस्तीफा देना चाहे तो भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए दे सकता है। त्याग पत्र या सेवा नियुक्ति के पश्चात कैग को पुनः नियुक्ति नहीं किया जा सकता और ना ही केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन उसे कोई पद दिया जा सकता है, ठीक है। उसके वेतन और सेवाएं शर्तें में उसकी नियुक्ति के पश्चात ऐसे परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं जो उन्हें कम करते हों। कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये हुआ उसे हटाने के लिए वही तरीका अपनाना पड़ता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए होता है, यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया। इसमें महाभियोग की प्रक्रिया में क्या होता है? पहले संसद में आरोप लगाए जाते हैं उसके बारे में, उसके बाद जांच होती है, ठीक है। जांच होने के बाद फिर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास होना पड़ता है। इसीलिए जो है सरकार कैग को आसानी से नहीं हटा सकती है, ठीक है। कैग अगर खुद नौकरी छोड़ना चाहे तो राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर इस्तीफा दे सकता है, ठीक है। कैग के रिटायरमेंट होने या इस्तीफा देने के बाद उसे कोई नई नौकरी नहीं दी जा सकती है। मतलब कि उसे फिर से कैग नहीं बनाया जा सकता है, ना मंत्री बनाया जा सकता है, ना राज्य या केंद्र सरकार में कोई पद दिया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? ताकि कैग अपने काम के दौरान किसी सरकार से डर या लालच में ना आ जाए, ठीक है। इसीलिए सरकार उसके वेतन या सुविधाएं में कोई भी ऐसी कटौती नहीं करती है। सरकार उसके वेतन और सुविधाएं में कोई भी ऐसी कटौती या परिवर्तन नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? जो उसके लिए खराब हो, ठीक है, जो उसके लिए खराब हो। क्यों नहीं ऐसे करती है? इसके पीछे का कारण है, ठीक है, ताकि कैग बिल्कुल स्वतंत्र रह सके और सरकार उसकी तनख्वाह काटकर उस पर दबाव ना डाल सके, ठीक है। इतना चीज़ समझ में आया? कहने का मतलब ये है सारे चीज़ों का कि कैग को नौकरी से हटाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। महाभियोग से ही हटेगा। वह केवल राष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकता है। रिटायर होने पर उसे कोई सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है और उसकी तनख्वाह सुविधा में कमी नहीं आ सकती है। इससे उसकी स्वतंत्रता और ईमानदारी सुरक्षित रहती है, ठीक है। अब देखिए हम कहते हैं कैग का वेतन भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि पर आधारित होती है। भारत की संचित निधि पर आधारित होती है और इस पर सदन में मतदान नहीं
हो सकता, इस पे सदन में मतदान नहीं हो सकता। यह समस्त प्रावधान इसीलिए रखे गए हैं जिससे कि कैग अपने कर्तव्यों को स्वतंत्र पूर्वक निभा सके। ठीक है, कहने का मतलब ये है कैग की तनख्वाह, इसके भत्ते और इसकी पेंशन सब पैसा भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, संचित निधि का मतलब हुआ यह भारत सरकार का सबसे बड़ा मुख्य खजाना है। संचित निधि के बारे में बता रहे हैं, यहीं पर सरकार के सभी मुख्य पैसे जमा होते हैं, जैसे टैक्स का पैसा हो गया, आयकर का पैसा हो गया, कस्टम का हो गया, जीएसटी का हो गया, सरकार की आय के लिए आदि बहुत सारा चीज़ है। ठीक है, कैग का वेतन सरकार सीधे अपने मंत्रालयों से नहीं देती है। सरकार सीधे अपने मंत्रालयों से कैग का वेतन नहीं देती है, उसका वेतन भारत के मुख्य खजानों से आता है। तो मुख्य खजाना जो मैंने आपको बताया, इसका फायदा क्या होगा कि सरकार जो है कैग के वेतन में मनमानी या दबाव नहीं डाल सकती और कैग पूरी तरह स्वतंत्र रहता है। ठीक है, सरकार उस पर नियंत्रण या प्रभाव नहीं डाल सकती है। सरकार उस पर नियंत्रण या प्रभाव नहीं डाल सकती है। समझ में आया? सब चीज़ों का मतलब एक ही है कि कैग की तनख्वाह और पेंशन भारत के बड़े खजाने से लिए जाते हैं। ठीक है, ताकि सरकार उसका वेतन बदलकर उस पर दबाव ना डाल सके। ठीक, इतना चीज़ समझ में आया? तो चलिए अब ये देखिए, कैग की कार्य के बारे में हम देख लेते हैं। कैग के कार्य के बारे में, ठीक है, कैग के द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकारें और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा किए गए खर्चों का अंकेशन की जाती है, मतलब अकाउंटेबिलिटी की जाती है। ठीक है, कैग के द्वारा यह मुख्य रूप से यह देखता है कि किए गए खर्चे प्रतिक्रियात्मक रूप से सही हैं अथवा नहीं हैं। ठीक है, अर्थात उसमें पूर्व पारदर्शिता बढ़ती गई है अथवा नहीं। ठीक है, और खर्चों में मितव्ययता बढ़ती जा सकती थी अथवा नहीं। ठीक है, इतना चीज के बारे में हम चलिए समझते हैं। ठीक है, कैग जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश सभी खर्चों का ऑडिट करता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ, सरकार ने जो भी पैसा खर्च किया है, कैग जांचता है कि वह खर्च सही है या गलत है, नियमों के अनुसार था या नहीं, और पारदर्शिता तरीके से किया गया या नहीं। ठीक है, सरकार ने जो भी पैसा खर्च किया वह कानूनी नियम, प्रक्रिया और नीतियों के अनुसार किया गया है या नहीं, यानी कि गलत बिल, गलत भुगतान या भ्रष्टाचार के द्वारा तो नहीं ना किया गया है। ठीक है, क्या पैसे खर्च करने में खुलेपन और ईमानदारी थी सरकार की, आप बताइए। टेंडर सही तरीके से हुआ कि नहीं हुआ, ये सारा चीज़, काम के बारे में सारा चीज़ कैग जो है वो जांचता है। सरकार ने पैसा कुशलता से बचत करके और सही तरीके से खर्च किया या नहीं, ये सारा चीज़ देखता है। क्या काम काज पैसों से भी हो सकता है, कहीं ज़रूरत से ज़्यादा पैसा तो खर्च नहीं कर दिया। ठीक है, ये सारा चीज़, मतलब पूरा चीज़ का सार एक ही है कि कैग सरकार के हर खर्चे का ऑडिट करता है और देखता है कि पैसे सही नियम के अनुसार पारदर्शिता तरीके से और बिना फिजूल खर्ची के खर्च किए गए हैं या नहीं। ठीक है, ये सारा चीज़ कैग देखता है। ठीक है, कैग अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार के संदर्भ में भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। किसको सौंपता है? भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। और राज्य सरकारें के संदर्भ में राज्य के राज्यपालों को सौंपता है। ठीक है, राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को भारत की संसद के समक्ष रखवाती है, जिसकी अध्ययन और जिसकी जांच संसद की लोक लेखा समिति करती है। ठीक है, राज्यपाल इस रिपोर्ट को राज्य की विधानमंडल में
रखवाते हैं। राज्यपाल इस रिपोर्ट को कहाँ रखवाते हैं? राज्य के विधानमंडल में रखवाते हैं। ठीक है। कैग अपनी ऑडिट रिपोर्ट हर साल बनाती है, इसका मतलब हम समझते हैं। ठीक है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। और राज्य सरकार की रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। किसको देता है? राज्यपालों को। ठीक है। इसका मतलब है राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद में सामने रखते हैं। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के सामने रखते हैं। राज्यपाल इस रिपोर्ट को संसद की राज्य की विधान सभा परिषद में रखवाते हैं और फिर इन रिपोर्टों की जांच संसद की लोक लेखा समिति करती है। ठीक है। इन रिपोर्टों की जांच कौन करती है? संसद की लोक लेखा समिति करती है। जब कैग केंद्र सरकार के पैसे का ऑडिट पूरा कर लेता है तो उसकी पूरी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को देता है। पूरी रिपोर्ट किसको देता है? भारत के राष्ट्रपति को देता है। राज्यों का खर्च जो कैग जांचता है उसकी रिपोर्ट किसको देता है? राज्यपाल को देता है। ठीक है। रिपोर्ट मिलने के बाद राष्ट्रपति उसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश कराते हैं ताकि संसद उसे पढ़ सके। ठीक है। उसके बाद संसद की एक कमेटी होती है, लोक लेखा समिति कमेटी। ठीक है। यह समिति कैग की रिपोर्ट को अच्छी तरह से पढ़कर देखती है कि सरकार ने कहीं गलती की या कहीं फिजूल खर्ची तो नहीं की और कहाँ गलती की, कहाँ पैसे खर्चे हुए। ठीक है। उसके बाद है कि राज्यपाल राज्य का खर्च रिपोर्ट वाली राज्यपाल विधान परिषद में रखवाती है ताकि राज्य की विधायक उसे पढ़ सके। राज्य की विधायक उसे पढ़ सके। पूरी बात का एक मतलब हुआ कि कैग अपनी ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल को देता है। ठीक है। वे इसे संसद और विधानसभा में रखते हैं और फिर PAC यानी कि लोक लेखा समिति इसकी जांच करती है। ठीक है। तो ये सारा चीज़ हो गया जिसका अध्ययन और विधानमंडल की लोक लेखा समिति करती है। कौन करती है? लोक लेखा समिति करती है। ठीक है। यह पद भारत में ब्रिटिश परंपरा से लिया गया है। यह पद भारत में कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश परंपरा से लिया गया है। किंतु भारत सरकार और ब्रिटेन में कैग के पद को लेकर दो अंतर है। क्या अंतर है? कि भारत सरकार और ब्रिटेन में कैग के पद को लेकर क्या अंतर है? दो अंतर है। ठीक है। पहला चीज देखते हैं। ब्रिटेन में कोई संसद सदस्य ही कैग होता था। ब्रिटेन में क्या होता था? कोई संसद सदस्य ही कैग होता था, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में कैग की मंजूरी के बिना सरकारी खजाने से कोई भी पैसा नहीं निकाल सकता था। ब्रिटेन के बारे में बात कर रहे हैं कि ब्रिटेन में कैग की मंजूरी के बिना सरकारी खजाने से कोई भी पैसा नहीं निकाल सकता था। ठीक है। जबकि भारत में कैग का अंकेशन पैसा खर्च होने के बाद होता है। मतलब जबकि भारत में क्या होता है? कैग का काम कि पैसा को देख रेख करना होता है। इसमें कैग की मंजूरी के बिना पैसा निकाला जा सकता है। ठीक है। उसके बाद 1858 यानी कि 1868 में पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए कैग का पद गठित किया। ठीक है। कैग को आम जनता के पर्स का रखवाला भी कहा जाता है। ठीक है। 1858 में पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए कैग का पद गठित किया। ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए कैग का पद गठित किया और कैग को आम जनता के पर्स का रखवाला भी कहा जाता है। ठीक है। समझ में आया? चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।